बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को फ्यूचर के बारे में उदास या डिप्रेस कर सकती हैं। पर मुझे लगता है कि स्पेस की सैर करने वाली सिविलाइजेशन की बात एक ऐसी बात है जो हमें फ्यूचर के बारे में एक्साइट करती है। स्पेस एक ऐसी चीज है जिससे मेरे ख्याल से सभी इंस्पायर्ड हैं, और अगर आप लोगों से पूछें कि आज तक का सबसे इंस्पायरिंग इवेंट कौन सा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे चांद पर लैंड करना। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट का हर साधन रॉकेट्स को छोड़कर फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी कार है जो खुद नहीं चल रही हो, तो वो भी घोड़े पालने जैसा ही होगा। हम घोड़े पालते हैं, उसे सेंटिमेंटल रीजन से अपने पास ही रखते हैं, लेकिन उसका रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन ने टेक्नोलॉजी में कई बड़े चौंकाने वाले अचीवमेंट्स देखे हैं, और उसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं 21वीं सदी के सबसे कामयाब और इनफेमस एंटरप्रेन्योर का, इलॉन मस्क, जिन्होंने पेपैल की शुरुआत की, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, और दुनिया में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के बाद दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 16,300 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। ये एक एम्बिशियस जीनियस, इंटेलेक्चुअल और टेक बिलियनर हैं, जिन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन से दुनिया को हिला दिया था। ये शख्स एक इंजीनियर हैं, एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं और एक जेनरस कंट्रीब्यूटर हैं। इलॉन मस्क एक इंसान में कई इंसान हैं। आज उनका एक ही सपना है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो पूरा नहीं हो सकता। स्पेस कॉलोनाइजेशन। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी खोजों ने टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। उन्होंने स्पेस रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर बैटरीज और रोबोट्स बनाए, और उनकी कामयाबी ने उन्हें पहुंचा दिया दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में। ये सभी मास्टरमाइंड्स हैं, एम्बिशियस, कंपेटिटिव और रूथलेस हैं, जो नाकामी से ना कभी डरते, और इन सभी का एक ही मकसद है, दुनिया को और बेहतर बनाना, हमेशा बेहतरीन देने की कोशिश करना और अपनी मिसाल देकर लीड करना। कई दूसरी इंडस्ट्रीज के उलट ये टेक बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं। इन्होंने अपने जीनियस दिमाग से न सिर्फ उस इंडस्ट्री को बदल दिया, बल्कि दुनिया पर भी गहरा असर डाला। इस सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स की, जो मॉडर्न वर्ल्ड के टेक बिलियनर्स हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस। इन सब की कुल संपत्ति करीब 90,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। इतिहास इन्हें 21वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के रूप में याद करेगा। इलॉन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल एक बहुत अमीर और सक्सेसफुल साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे, और मां मेई मस्क एक कनेडियन मॉडल थी। इलॉन 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और इनका बचपन अपने भाई किम्बल और बहन टोस्का के साथ साउथ अफ्रीका में बीता। इनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार हो सकता था, और ऊपर से सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। इलॉन के घर में हमेशा उथल पुथल मची रहती, और उनका बचपन बहुत ही मुश्किल और अकेला अकेला सा था। उनके पिता उनकी मां के साथ गाली गलौज करते, और उन्होंने इलॉन को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया था। उन्हें बच्चों की खुशियों और कामयाबी से कोई मतलब नहीं था। जब इलॉन सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। लेकिन इलॉन बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 3 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी थी।
उनकी माँ उन्हें नर्ड कहती थीं। उनकी ऑटोबायोग्राफी अ वुमन मेक्स अ प्लान 2019 में छपी थी। उन्होंने उसमें इलॉन के बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स डाले थे और लिखा था, जब इलॉन छोटे थे तब वो सब कुछ पढ़ते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि इलॉन में कुछ खास है। इलॉन को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था और वो अपने भाई बहनों की तरह सोशल लाइफ का मजा नहीं ले पाते थे। वो छोटे कद के बड़े इंट्रोवर्ट इंसान थे। उन्हें पढ़ना पसंद था, मगर पढ़ाई से वो दूसरों के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते थे। उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं एक तरह का बुकवर्म था, बाकी सबसे शायद ज्यादा स्मार्ट, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे वो साल बहुत ही मुश्किल रहे थे। उनका बस एक ही सहारा था, टेक्नोलॉजी। वो दिन रात अपने ही दुनिया में इस कदर खोए रहते थे कि उनके पेरेंट्स को टेस्ट करवा कर देखना पड़ा कि कहीं उन्हें सुनने में परेशानी तो नहीं होती। जल्दी ही उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ने लगी। जब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला तो सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कोड लिखना सीख लिया था। जब उन्हें लगा कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ खास नहीं होने वाला तो उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने टीचर से भी आगे की सोच वाले थे। उन्हें हमेशा बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते थे, खासकर उन सब्जेक्ट्स में जिन्हें वो पढ़ना नहीं चाहते थे, जैसे कि अफ्रीकांस। वो अपना उतना समय वीडियो गेम्स खेलने में लगाते थे और किताबें पढ़ते या फिर कोडिंग करते रहते। लेकिन जो सब्जेक्ट्स उनकी पसंद के थे, जैसे कि फिजिक्स और कंप्यूटर्स, उन्हें हमेशा हाईएस्ट ग्रेड मिलता था। आज भी वो पढ़ाई करते हैं ताकि अपनी पसंद की फील्ड में अव्वल बन सकें। उन्हें तो कॉमिक बुक्स भी इंस्पायर करती थी, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी की बात करती थी और उनकी कहानियां हमेशा दुनिया को बचाने वाली होती थी। इलॉन ने जल्द ही समझ लिया था कि अगर वो बेहतर सॉफ्टवेयर बनाकर बेचें तो वो बेहतर कंप्यूटर्स भी खरीद सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पहला स्पेस गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया, ब्लास्टार। उन्होंने उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कमर्शियल प्रोग्राम बेचा। अपने कॉलेज के दिनों में वो अपने डॉर्म रूम से कंप्यूटर पार्ट्स बेचकर एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते थे। तब तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक दिन बिलियनियर बनना है। लेकिन वो शायद एक क्रिएटिव सुपर पावर के साथ पैदा ही हुए थे। वो एक्सपेरिमेंट करके चीजों का पता लगाने से नहीं हिचकते थे और हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते थे और काफी छोटी उम्र से ही इनोवेट और क्रिएट करने लगे थे। उनका बचपन बहुत मुश्किल रहा था, मगर उन्हें उससे एक बहुत बड़ी खूबी मिली थी। उन्होंने बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना करना सीख लिया था। जून 1989 में उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। 17 साल की उम्र में अपने डैड की इच्छा के खिलाफ वो कनाडा की तरफ चल पड़े और साउथ अफ्रीका और अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया, हमेशा के लिए। उनके दिलो दिमाग में अमेरिकन सपने थे। इलॉन को अच्छी तरह से याद था कि वो अमेरिका में जो कर सकते हैं वो दुनिया के किसी और देश में नहीं कर सकते। उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि अपनी होम कंट्री में रहकर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो जब बड़े हो रहे थे तब का दौर अपार्थाइड का था और उन्हें पता था कि उन्हें एक फैसला लेना होगा, क्योंकि आर्मी की मैंडेटरी सर्विस में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने कहा था कि अपार्थाइड बिल्कुल गलत है और उन्हें सरकार पर यकीन नहीं है। कनाडा पहुंचने के बाद वो ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में गए और वहीं उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जस्टीन विल्सन से हुई। 2000 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 5 बच्चे हुए। उसके बाद वो अमेरिका आ गए और फिलाडेल्फिया की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 1997 में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बीए की डिग्रीज ली। जब वो 24 साल के थे तभी बे एरिया कैलिफोर्निया चले गए और स्टैनफोर्ड से एनर्जी फिजिक्स की पढ़ाई करने गए। मगर 2 दिन बाद ही वो उससे भी कुछ ज्यादा बड़े काम करने लगे। मस्क सिलिकॉन वैली के पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिसने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स और दुनिया के 2 दूसरे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, इन सभी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी अपनी कंपनियां शुरू की थी। उस वक्त इंटरनेट शुरुआती दौर में था
और मस्क उस नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे। इसके लिए वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में आ गए, क्योंकि टेक वर्ल्ड के किसी भी एंटरप्रेन्योर का सपना वहीं से पूरा हो सकता था। उन्हें यकीन था कि वहीं पर वो ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। जल्द ही पता लग गया कि मस्क एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब वो सिलिकॉन वैली आए थे तब उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, इंसानों का भविष्य बेहतर हो। मगर उसके पहले वो जानते थे कि इंटरनेट के जरिए भी कई बड़े काम किए जा सकते हैं। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई, उनके भाई किम्बल के साथ, जो येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन थी। मगर वो नहीं जानते थे कि शुरुआती दौर में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका से आने के बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कॉलेज लोन भी था और मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों अफोर्ड कर सकें। तब वो अपने छोटे से ऑफिस में सोफे पर ही सोने लगे और नहाने के लिए एक लोकल जिम में जाने लगे। शुरुआत के कुछ महीने तो बड़े मजे से कट गए, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। सच सामने आने लगा था। उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था जिसके ऊपर वो हफ्ते के 7 दिन काम करते और दिन में अपनी वेबसाइट चलाते और रात में कोडिंग करते। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कामयाब होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकलीफ भी सहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि नए सिरे से कोई कंपनी बनाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उनकी कंपनी चल निकली और उसने काफी तरक्की भी की। फरवरी 1999 में टेक कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 30 करोड़ 70 लाख डॉलर कैश और 3 करोड़ 40 लाख के स्टॉक ऑप्शंस देकर खरीद लिया। मस्क सिर्फ 28 साल के थे जब वो सिलिकॉन वैली के करोड़पतियों में शामिल हो गए। वो रातों रात ऑफिस के एक छोटे से सोफे पर सोने वाले इंसान से एक मल्टी मिलियनर बन गए थे। मगर वो इतने से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर सोचा क्यों ना बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ बदलाव किए जाएं। Zip2 बेचने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था और वो एक नए चैलेंज के लिए तैयार थे। 1999 में Zip2 बेचने के सिर्फ 1 महीने बाद ही ईलॉन और किम्बल ने उससे मिले पैसों से एक नई कंपनी शुरू कर दी, X.com, जिसे आज हम बेहद पॉपुलर पेपैल के नाम से जानते हैं। मनी ट्रांजैक्शंस पहले बहुत धीमा हुआ करता था। मस्क ने इस बात पर गौर किया और उन्हें लगा कि उनके पास फाइनेंशियल वर्ल्ड में जबरदस्त बदलाव लाने का ये बहुत अच्छा समय है। उन्होंने पेपैल की खोज की ताकि मनी ट्रांसफर्स और पेमेंट्स आसान हो जाएं और कैश का चक्कर ही ना रहे। शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी और अनजान सी थी, लेकिन मस्क अपने वक्त से कहीं आगे थे। अपने अनुभव के आधार पर उन्हें लगा कि उनका दूसरा बिजनेस पहले वाले से ज्यादा आसान है। वो बहुत तेजी से बढ़ा और दूसरे साल के अंत तक उसके करीब 10 लाख कस्टमर्स हो गए थे। 2002 में eBay ने पेपैल 1500 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। पेपैल को बेचने के बाद मस्क और उनकी पत्नी जस्टीन सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस चले गए ताकि स्पेस इंडस्ट्री के ज्यादा करीब रह सकें, क्योंकि पेपैल के बाद अब वो उसी काम में हाथ डालना चाहते थे। मगर पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और उनके लिए वो साल ट्रेजेडी भरा रहा। उनके एलए आने तक उनके पहले बेटे की मौत हो गई। उसका नाम नेवाडा अलेक्जेंडर था। उसी हफ्ते ईलॉन का नेटवर्थ भी काफी बढ़ गया। बच्चे ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया था और उसकी मौत सिड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से हुई थी। वो सिर्फ 10 हफ्ते का था। ईलॉन ने पहली बार अपना पहला $1 बिलियन तो कमा लिया, मगर अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। बाद में उन्होंने नेवाडा के मौत के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ये फैसला लिया कि उन्हें जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करने हैं। अगले 5 साल में आईवीएफ की मदद से जस्टीन ने एक ट्विंस और फिर एक ट्रिपलेट्स को जन्म दिया। मतलब कुल मिलाकर 5 बच्चे हुए, ग्रिफिन, एक्सेवियर, डेमियन, सैक्सन और काई। वो और उनकी पत्नी सपनों की दुनिया में रह रहे थे। कम से कम लग तो यही रहा था।
जस्टिन ने कहा कि वो खुद को एक ट्रॉफी वाइफ समझती हैं और अब दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी थी और दोनों का एक साथ रहना दुभर हो गया था। पहले बेटे की ट्रैजिक डेथ के बाद इलॉन की काम के प्रति प्रायोरिटीज और उनका ऑब्सेशन काफी बढ़ने लगा था और फिर वो एक दूसरे से दूर होने लगे और आखिरकार 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। वो साल चैलेंजेस से भरा था। और फिर सन 2010 में उनकी मुलाकात हुई उनकी दूसरी पत्नी ब्रिटिश एक्टर टलूला रायली से। करीब 10 दिन तक डेट करने के बाद उन्होंने प्रपोज कर दिया। उनके बीच डिवोर्स हो गया मगर उन्होंने फिर से शादी कर ली। पहली बार 2013 में और फिर 2016 में उनकी शादी टूट गई। तमाम मुसीबतों और बाधाओं के बाद मस्क को वो इम्पैक्ट मिल ही गया जिसके लिए वो काम कर रहे थे। उनकी नई कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया था जिसकी हम बहुत ज्यादा कदर नहीं करते, मगर उसने पैसे ट्रांसफर करने का तरीका ही बदल दिया था और आज जमाना उसी के इस्तेमाल से चीजें खरीद रहा है। 2002 में 31 साल की उम्र में मस्क अमेरिकन सिटीजन और एक बिलियनियर बन गए थे। उस वक्त वो बड़े आराम से रिटायर हो जाते, एक प्राइवेट ट्रॉपिकल आइलैंड खरीदकर वहां चैन से माइटाइज की चुस्की लेते हुए जिंदगी गुजार सकते थे, मगर इन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका ज्यादा समय तो ऑफिस या फैक्ट्रीज में ही बीतता था और वो हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम करते थे। इस एंटरप्रेन्योर के पास काम ही काम था और वो काफी बिजी भी रहते थे। उनका कहना था कि कामयाबी के लिए दिन रात काम करना जरूरी है। उन्होंने एक बार कहा था कि बच्चे भी उनकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन पहले काम है। उन्हें बहुत प्यार करने वाला बाप माना जाता था, लेकिन बहुत ही कम लोग इतने बिजी स्केड्यूल को हैंडल कर सकते हैं। पेपैल के बाद मस्क की दिलचस्पी एक ज्यादा इंस्पायरिंग फ्यूचर में बढ़ी और वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचने लगे। उनका नया गोल था इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई भी बड़ा या क्लियर विजन नहीं था, वो अब एक जीनियस एंटरप्रेन्योर बन चुका था और अब उसका विजन भी बाकी लोगों से कहीं बढ़कर था। Two 2002 में उन्होंने एक प्राइवेट इंटरस्टेलर ट्रैवल कंपनी स्पेस एक्स शुरू की, जिसका मकसद था अपोलो की यादें दोबारा ताजा करना, और वो कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाने के सपने देखने लगे थे। उनका गोल था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना और उसके लिए सस्ते और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। लेकिन स्पेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मानते थे कि रीयूजेबल रॉकेट्स बना पाना असंभव है। हम किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं। पहले तो चांद पर जाएंगे और फिर उसके बाद शायद मार्स या उसके भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही मानता हूं कि ये भी अपोलो के सपने का आगे बढ़ना ही है और अब सब लोग यही चाहते हैं। स्पेसएक्स की शुरुआत हुई थी 2008 में, मगर सब उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। यहां तक कि मून वॉकर्स और अमेरिका के हीरोज नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जीन सर्नन ने भी मस्क के प्लान को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने एक बड़े इमोशनल इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यह सब सुनकर बेहद दुख हुआ। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग मेरे हीरोज हैं, तो उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। काश वो लोग हमारे पास आते और देखते कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद ये देखकर उनकी राय भी बदल जाती। उन्होंने ही आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर किया था। हाँ, और अब वही आपको गलत बता रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। 90 के दशक में मस्क के सिलिकॉन वैली में आने की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि वो इलेक्ट्रिक कार्स पर काम करें। उस वक्त उन्हें लगा था कि इंटरनेट का हिस्सा बनना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो तेजी से तरक्की कर रहा था। मगर इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के बाद उनके दिमाग में तफन थी और वो उसे भूले नहीं थे। उन्होंने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनके लिए काफी पैशनेट हूँ। मैं असल में एक महिला से मिला और कॉलेज के जमाने में उनके साथ डेट भी किया।
वो आज साइंटिफिक अमेरिकन में एक राइटर हैं और और फिर उन्होंने हमारी डेट के समय ही मुझसे कहा था कि तुम तो हमेशा इलेक्ट्रिक कार्स की ही बातें करते रहते हो और हाँ। लड़कियों को इस तरह की बातों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मतलब वो एक तरह का मोनोलॉग था। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा उनसे सबसे पहला सवाल था, "क्या तुम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचती हो?" और उन्होंने कहा, "नहीं, अच्छा। कभी नहीं।" मस्क सिर्फ एक टेक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं और उनका कहना है कि ये इंसान के फ्यूचर का एक की फैक्टर है। वो हमेशा से रॉकेट्स और फास्ट कार्स के दीवाने रहे और मस्क एक ऐसा तरीका भी ढूंढना चाहते थे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और फॉसिल फ्यूल्स का डिस्ट्रक्टिव यूज भी नहीं हो। इस बात में शक नहीं कि फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के कई खतरे हैं और हम अभी बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में, क्योंकि मैं मानता हूं कि फ्रैकिंग से शायद दुनिया में ऑयल और गैस की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ 10% ही रह जाए। हम नहीं जानते कि मामला किस हद तक जाएगा, लेकिन ये शायद इतना बढ़ जाएगा कि उससे दुनिया के क्लाइमेट पर बहुत ही बुरा असर होगा और उससे जितना नुकसान होगा उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कमी की वजह से ऑयल और गैस की कीमतें बहुत बढ़ जाएं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अभी से इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल शुरू कर दें। अब हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिनसे ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जा सकें जिनकी वजह से हमें गैस की बेहद बढ़ी हुई कीमत ना चुकानी पड़े। स्पेसएक्स की शुरुआत के 2 साल बाद 2004 में वो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो ह्यूमैनिटी की दिशा बदल देगी और हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर मिलेगा। उस कंपनी के पास एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जो एनवायरनमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस और कामयाबी पर यकीन करती थी और वो काफी पॉपुलर भी थी। टेस्ला मोटर्स, जिसे ये नाम दिया गया था इलेक्ट्रिकल इन्वेंटर पायनियर निकोला टेस्ला के नाम पर। टेस्ला का प्लान था ऐसी कार बनाना जो सबकी पहली पसंद हो, अफोर्डेबल हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो और फास्ट भी हो। हालांकि मस्क ने इस कंपनी की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि 2 थोड़े से अनजान इंजीनियर्स ने की थी जिनके पास ट्रांसपोर्ट को लेकर एक विजन था और वो ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते थे जो एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो। अप्रैल 2004 में उन्होंने टेस्ला लॉन्च करने में उनकी मदद की और उन्हें $65 लाख अपनी जेब से दिए और उन्हें कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे बेहतरीन इंटेंशंस के बावजूद पृथ्वी को नुकसान तो होने ही वाला है, भले ही हम कुछ भी कर लें। इस बात की भी संभावना है कि या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल अनफोर्स्ड एरर हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी। 2006 में 32 साल की उम्र में लगातार सस्टेनेबल एनर्जी की खोज में जुटे रहने के बाद उन्होंने अपने कजिन्स लिंडन और पीटर रीव की मदद की ताकि वो सोलर सिटी नाम की वो कंपनी शुरू कर सकें जो सोलर पैनल्स और सोलर रूफ टाइल्स बनाती और बेचती थी। उसकी भी मालिक टेस्ला ही थी और सोलर सिटी आज अमेरिका में सबसे बड़ी सोलर सर्विस प्रोवाइडर है। वो मानते हैं कि सूरज से हमें लगातार ढेर सारी एनर्जी मिल सकती है और उनके मुताबिक इस एनर्जी से पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। वो उसके उस मिशन का एक बड़ा हिस्सा है जिससे वो पृथ्वी को पावर देना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसका फायदा यूके में भी होगा, क्लाउडी ब्रिटिश वेदर के बावजूद। बादल होने के बावजूद सूरज की 80 से 90% एनर्जी पृथ्वी तक आती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बस तेज धूप ही हो, और अगर यकीन नहीं होता तो आप पेड़ पौधों को ही ले लीजिए जो सिर्फ सोलर पावर्ड केमिकल रिएक्शन से जिंदा रहते हैं, और यूके काफी हरा भरा देश है। 2008 में टेस्ला की पहली टेस्ला रोडस्टर आई, एक स्पोर्ट्स कार जो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सिर्फ 3.7 सेकंड में पहुंच जाती थी, और उसने पहली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 के लिए रास्ता बना दिया। मगर मस्क को अंदाजा नहीं था कि ऐसी हाई एंड कार्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा।
हमारा गोल है ऐसी कार्स बनाना जिन्हें जल्द से जल्द सब अफोर्ड कर सकें। मगर कोई भी टेक्नोलॉजी एक लर्निंग कर्व से गुजरती है और उसे कई तरह की इकोनॉमीज और दूसरी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है और हमारे स्टार्टअप ने एक ऐसी कार बनाई है जो कि लो प्रोडक्शन वाली है और काफी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का पहला वर्जन है। टेस्ला ने सिर्फ 1300 रूडस्टर्स बेचे थे तो क्रिटिक्स कहने लगे कि इतनी छोटी कंपनी कभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाएगी। मगर उसने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी बेच दी डेमलर को, जिसने उसके सहारे एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार बना ली और इस बात की पूरी कोशिश की कि रोडस्टर एक रेगुलर कार की कन्विंसिंग रेप्लिका बनी रहे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का ही है। मैं तो मानता हूं कि सारे ट्रांसपोर्ट रॉकेट्स को छोड़कर फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। मैं तो इसी बात पर यकीन करता हूं और मेरे ख्याल से टेस्ला इस काम में एक एक्सेलरेंट है, उस ट्रांजिशन में एक कैटलिस्ट का काम करेगी। 2007 तक कंपनी पैसों की तंगी से जूझने लगी। वो नहीं जानते थे कि आने वाले साल कितने मुश्किल होने वाले हैं। मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की कामयाबी के पहले कई मुश्किलों का सामना किया था। 2008 उनकी जिंदगी का शायद सबसे बुरा साल था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर देश की इकोनॉमी पर पड़ा था। मस्क की तीनों कंपनीज फाइनेंशियल ट्रबल का सामना कर रही थी। उस वक्त तक स्पेसएक्स अपने पहले 3 लॉन्चेस में नाकाम रही थी और टेस्ला में हर महीने लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। मेरा एक दोस्त है जिसने एक स्टार्टअप के बारे में एक अच्छी बात कही है। ये कांच खाने और पानी में बनी भंवर को देखने जैसा है। तो अगर किसी को लगता है कि ये काम बड़ा मजेदार होने वाला है तो उसे, मुझे लगता है, निराशा ही होगी, क्योंकि ये मजेदार नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। कहीं नौकरी कर लेना इससे ज्यादा आसान है। बहुत ही आसान और बहुत कम स्ट्रेसफुल भी है। तब आपको दूसरे कामों के लिए ज्यादा वक्त भी मिलेगा। लेकिन क्या आप ज्यादा खुश होते? ये आपके ऊपर निर्भर करता पर है। आप खुश होते? ओ, मैं ज्यादा हाँ। खुश होता? नहीं, मैं बिल्कुल हाँ। खुश नहीं होता। 2008 में क्रिसमस के पहले टेस्ला 2 दिनों के अंदर बैंकरप्ट हो सकती थी। टेस्ला और स्पेसएक्स के बचे रहने के सिर्फ 10% चांसेस थे। जो बैंक उनकी फंडिंग कर रहा था उसने भी हाथ खींच लिए थे। मस्क अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। इसी साल जस्टीन के साथ उनकी शादी भी टूट गई। वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उससे कोई फर्क आ सकेगा। एक तरफ टेस्ला बैंकरप्सी की कगार पर थी तो दूसरी तरफ मस्क ने एक बहादुरी भरा कदम उठाकर उस कंपनी को सबसे मुश्किल वक्त पर बचा लिया था। आखिरी दम तक लड़ने और अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के बाद उनके पास सिर्फ वही पैसे बचे थे जो पेपैल को बेचकर मिले थे। वो पैसे भी उन्होंने टेस्ला में लगा दिए। उसी साल सितंबर में मस्क को कामयाबी मिली फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च से और तब उनके पास सिर्फ उसी लॉन्च के लायक पैसे थे। और फिर क्रिसमस के कुछ दिन पहले एक चमत्कार हुआ। नासा ने उन्हें बुलाया और स्पेसएक्स को $160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचाने का। इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ही स्पेसएक्स कंपनी बनाई गई थी और हम बहुत खुश हैं कि आज हम नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ये संभव हुआ है। नेशनल स्पेस एजेंसी धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे ऑपरेशन इस तरह की कमर्शियल कंपनीज को सौंप देना चाहती है। हम एक एजेंसी के तौर पर मार्स और उसके आगे तक जाना चाहते हैं और सभी इस बात से बहुत खुश हैं कि इलॉन भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं और स्पेस एक्स चाहती है कि इंसान की पहुंच हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हो जाए। 2010 में उन्होंने टेस्ला को पब्लिक कर दिया और उस पर पैसों की बारिश होने लगी। मगर सब इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं थे। वॉल स्ट्रीट ने तो यहां तक कह दिया था कि उसकी कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है, मगर इन्वेस्टर्स ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मस्क ने भी टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत करते समय ये सोच लिया था कि नाकामी की संभावना ही ज्यादा है, फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ और टेस्ला से जुड़े इतने सारे लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम कभी एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लाने में कामयाब हो गए तो वो बहुत बड़ी बात होगी।
हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये बात है कि ये हमें अमीर बना देगा, बल्कि हमें कामयाबी के सिर्फ 10% चांस दिख रहे हैं। मुझे तो लगा था मेरे पैसे डूब जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, लेकिन गनीमत है कि मेरा सब कुछ नहीं गया, मगर हम उसकी कगार तक जरूर पहुंच गए थे। एक फोटो यही रुकिए थोड़ा सा। टेस्ला आगे बढ़ती रही, तरक्की करती रही और आज करीब 12,000 सुपरचार्जर्स पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में क्लीन ड्राइविंग को प्रमोट करने और दुनिया को ये दिखाने के बाद कि इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल से चलने वाली कार से ज्यादा बेहतर हैं, मस्क ने एक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। मैं उन लोगों के साथ हूं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर इसके बावजूद एप्पल जैसी कंपनीज एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बना सकती हैं। अभी ऐसा करना ही सबसे सही है। काम बन गया, इलॉन ने वापसी कर ली, लेकिन टेस्ला कंट्रोवर्शियल बनी रही। उस पूरे साल में कार्स की क्वालिटी को लेकर क्रिटिक्स कंपनी पर सवाल उठाते रहे और मस्क ने भी उसकी कमियों को सही माना। हाल ही में उसे लॉसूट्स, इन्वेस्टिगेशंस और लेऑफ्स का भी सामना करना पड़ा। उसकी रेपुटेशन पर काफी सवाल उठे और पूरा साल काफी उथल-पुथल भरा रहा। फेसबुक ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने 2019 चुनाव के समय टेस्ला से ज्यादा नुकसान सहा था। मस्क ने कहा, गलतियां तो होंगी ही, मगर वो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने नई खोज करना बंद नहीं किया और लगातार रिस्क्स उठाते रहे। उन्होंने 22 मई 2012 को एक नया इतिहास लिखा। बेदाग लिफ्ट ऑफ के बाद फैल्कन 9 रॉकेट बिना किसी इंसान को लिए स्पेस में पहुंच गया। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इसी के साथ SpaceX Falcon 9 रॉकेट का लॉन्च हो गया और अब तो नासा भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रीसप्लाई का काम प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। इसी के साथ पहला कमर्शियल व्हीकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया और उसने वहां तक वो ड्रैगन कार्गो कैप्सूल पहुंचा दिया जिसमें ग्रोसरीज और सप्लाईज थीं। मेरे शरीर में जितना भी एड्रेनालिन था वो सब उस वक्त रिलीज हो गया था, ऐसा कहा था इलॉन मस्क ने जब रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारा एक स्पेस स्टेशन भी है। उन्हें यकीन ही नहीं होता। हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है, बहुत बड़ा। उसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। वो एक बेहद अनूठा स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और मैं तो यही कहता हूं कि हमें लोगों को इसके बारे में बताना होगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि स्पेस स्टेशन कितना शानदार है, क्योंकि वो वाकई बहुत अनोखा है। SpaceX अब रेगुलरली अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेजती रहती है। एक 16 टेलीमेट्री लिंक है और पावर सिस्टम्स बिल्कुल नॉर्मल है। हम अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। बात सिर्फ SpaceX की नहीं है, बल्कि कई और कंपनीज हैं जिन्होंने नए अप्रोचेस डेवलप किए हैं, और नासा उन नए अप्रोचेस का फायदा उठा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अब हम आगे जाकर अंतरिक्ष में घूमने वाली सिविलाइजेशन और एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बन सकते हैं, और आप लोग भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे मैं काफी एक्साइटेड हूं, और मुझे लगता है कि अब स्पेस की सैर बहुत ही मजेदार होने वाली है, और इसमें सबसे ज्यादा मददगार होगी फैल्कन 9 रॉकेट बूस्टर की लैंडिंग, और ये काम भी हाँ 2013 में उनका बिजनेस काफी बेहतर चल रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस अब बीते कल की बात बन चुकी थी।
उन्होंने कई और नई खोजें की। अगस्त 2013 में मस्क ने हाइपरलूप रिलीज की। यह ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा साधन था जो दो बड़े शहरों के बीच के सफर को बहुत कम समय का बना देता और उसमें ट्रैफिक भी कम मिलता। वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला था और यह हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम्स पॉड्स में सवार लोगों को ट्यूब्स के जरिए करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ले जाता। दो 2015 में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक की डेवलपमेंट शुरू की ताकि सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस मिल सके। 24 मई 2019 को पहले 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। उस प्रोजेक्ट पर करीब $1000 करोड़ खर्च हुए। मस्क मानते हैं कि हमें आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए 2015 में उन्होंने किसी के साथ मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की, जो एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है और उसका काम है फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना। उन्होंने इसी तरह से 2016 में न्यूरालिंक की भी शुरुआत, एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी की जिसका मकसद था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप करना। इन एडवांसमेंट्स की बदौलत हमारी मेमोरी बेहतर हो सकती है या हम सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज हो सकते हैं। दिसंबर 2016 में शहर की ट्रैफिक को खत्म करने के लिए मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की, एक टनल और ट्रांसपोर्ट स्टार्टअप। मस्क को मौजूदा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कमियां नजर आ रही थीं और लॉस एंजलिस ट्रैफिक को देखते हुए उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का फैसला किया। उनका पहला सेल्फ ड्राइविंग टनल लास वेगस में जमीन के नीचे बनकर करीब तैयार है। वो उन टनल्स का इस्तेमाल हाइपरलूप व्हीकल्स के लिए करना चाहते हैं। उसी साल उन्होंने ऐलान किया कि आने वाला समय सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स का है। मेरा अंदाजा है कि करीब 10 साल में ऐसी कार्स शायद बने ही नहीं जो फुल्ली ऑटोनोमस ना हो। तब बात सिर्फ ऐसी कार की नहीं होगी जो सेल्फ ड्राइविंग हो, बल्कि वो एक घोड़ा रखने जैसा होगा। हम एक घोड़े को अपने सेंटिमेंटल रीजन से तो रख सकते हैं, मगर रोज उसकी सवारी नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इंसान को मार्स तक पहुंचाना उनका असली उद्देश्य है, एक ऐसा गोल जिसे वो 2024 तक पूरा कर लेंगे। कितना अच्छा होगा अगर हमारा जन्म पृथ्वी पर हो और मौत मार्स पर। हाँ, आपने एक बार कहा था आप रिटायर होकर मार्स पर जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूं। बात यह नहीं है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं रिटायर हो गया और मेरा दिमाग काम करता रहा तो मैं मार्स पर जाना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमें उम्मीद है कि स्पेस ट्रैवल काफी अफोर्डेबल होगा, हर आदमी का करीब $1 लाख, और हो सकता है कि इंसान शायद हमेशा के लिए उस रेड प्लैनेट पर ही चला जाए। 2018 में उन्होंने उस पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट का ऐलान किया जो चांद पर जाने वाले हैं। मैं BFR के पहले पेइंग कस्टमर का ऐलान करने जा रहा हूं। युसाकू मिजेवा, प्लीज यहां आइए। हाँ, बताइए कैसा लग रहा है? थैंक यू इलॉन। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। वाह दोस्तों, 2023 में मैं अपने साथ पूरी दुनिया में से 6 से 8 आर्टिस्ट को भी अपने इस मिशन पर अपने साथ चांद पर लेकर जाऊंगा। हम आने वाले दिनों में स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन जाएंगे और उन तारों के बीच हम शायद उस जगह से ज्यादा खुश रहेंगे जहां आज हैं। मैं तो यही मानता हूं कि अगर हम वैसा फ्यूचर नहीं चाहते तो हम इंसान ही नहीं हैं। हमने स्पेस रेस शुरू होने के बाद काफी लंबा सफर तय किया है। 1969 में पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था
और उसने एक नया इतिहास रच दिया। और आज स्पेसएक्स हमें अगले बड़े कदम के काफी करीब ले आई है। मई 2018 में मस्क मेट गाला में गए तो उनके साथ थी उनकी नई गर्लफ्रेंड, कनेडियन सिंगर क्लेयर बूशेर, जो प्रोफेशनली ग्राइम्स के नाम से मशहूर हैं। वो कुछ हफ्ते पहले ही ऑनलाइन मिले थे और मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ग्राइम के ट्विटर अकाउंट पर एक जोक देखा था। उन्होंने उनसे बात की और फिर दोनों चुपचाप डेट करने लगे। मस्क ने कहा द वॉल स्ट्रीट जर्नल भी उन्हें उनके वाइल्ड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी और इंटेंस वर्क एथिक की वजह से पसंद करता है। 2 साल बाद मई 2020 में ईलॉन ने इन दोनों के पहले बच्चे के जन्म का ऐलान किया और ट्विटर पर अपने उस बेटे के बारे में लिखा जिसका नाम बड़ा अनूठा था। इस जोड़े ने शुरुआत में लिखा था कि उनके पास इस बच्चे का नाम एक्स ऐश A12 मस्क है। बच्चे का सरनेम सिर्फ मस्क है या लिटिल एक्स। ये तो सिर्फ एक्स है, लेटर एक्स, और फिर AE है जिसे ऐश प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, और फिर A12 है। A12 मेरा कंट्रीब्यूशन। ओ, A12 क्यों? आर्कएंजल 12 आज तक के सबसे शानदार SR-71 प्लेन का प्रीकर्सर। मैं ये देखकर खुश हूँ कि रोगन हंस रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा था कि आपने ऐश नाम कैसे रखा, पर इस बच्चे को देखिए कितना क्यूट है। ग्राइम्स और मस्क के बच्चे का नाम ही इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था। वो ट्विटर पर भी काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। मई 2020 में उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट से टेस्ला की वैल्यू करीब $1400 करोड़ कम कर दी थी। उन्होंने लिखा था टेस्ला का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने स्टेक में से $300 करोड़ निकाल लिए और फिर इन्वेस्टर्स भी उस ट्वीट के बाद किनारा करने लगे। 1 मई 2020 को मस्क ने फैसला किया कि वो अपने 7 घरों को बेच देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपने सारे फिजिकल पोजेशंस बेच रहा हूं, अब मेरा कोई घर नहीं होगा। उन्हें जो रोगन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नशा करते हुए भी देखा गया। ये लीगल तो है ना? हाँ, टोटली लीगल है। ये कैसा लगता है जब आप कुछ अलग करते हैं और लोग अपसेट होते हैं? ये तुम देख रहे हो ना? ये मस्क। तंबाकू और गांजा है। वो कश ले रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं है। ओके, कश ले रहे हो या नहीं, पर वो जिस स्टेट में है वहां पर ये लीगल है। उन्होंने 3 बार शादी की, एक ही औरत से 2 बार, और 6 बच्चों के बाप भी बने और अपने ट्वीट से अपने शेयर होल्डर्स का करोड़ों का नुकसान करवाया। ये सब देखते हुए यही लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही उथल पुथल भरी थी। अपने सफर में उन्होंने हमेशा सिर्फ खुशियां और कामयाबी ही नहीं देखी, लेकिन ईलॉन मस्क फाइनली उस बुलंदी पर पहुंच ही गए जिसकी उन्होंने तमन्ना की थी। अपनी ओवरसाइज्ड पर्सनालिटी की वजह से वो कई बार मुश्किलों में भी फंसे, मगर उनका अपना एक विजन था और वो एक खास मकसद से आगे बढ़ते रहे। 2018 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इवेंट में उन्होंने कहा था उनका मकसद है इंसान का फ्यूचर बनाना। मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा हौसला मिलता है वो ये है कि मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और हम सभी चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो और हम सब यही कोशिश करते हैं कि एक ऐसा फ्यूचर हो जहां हर किसी को फायदा हो और जो भी होने वाला है उससे इंस्पायर होकर अगले दिन के बारे में सोचते हैं। हाल ही में वो डिजिटल करेंसीज के भी सपोर्टर बन गए और टेस्ला ने बिटकॉइन में $150 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। बेहद तेजी से अमेरिकन कैपिटलिज्म के शिखर पर पहुंचने के बाद जनवरी 2021 में वो कुछ समय के लिए जेफ बेजोस से आगे निकल गए और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और उनका नेट वर्थ पहुंच गया था $20,900 करोड़ तक। 2002 में उन्होंने मस्क फाउंडेशन की शुरुआत की जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंस, पीडियाट्रिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को सपोर्ट करती थी। उन्होंने करीब $25 करोड़ 70 लाख इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए। मस्क आम तरह की फिलॉन्थ्रफी नहीं करते जैसे बिल गेट्स करते हैं और उनके ज्यादातर पैसे सीधे उनकी कंपनीज में ही जाते हैं। वो एक बेहतर पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं और ये काम यकीनन ह्यूमैनिटेरियन है।
2012 में मस्क भी बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग की तरह बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए और गिविंग प्लेज पर साइन करके ऐलान कर दिया कि उनके ज्यादातर पैसे उनकी जिंदगी में या उनकी वसीयत के मुताबिक दान में दिए जाएंगे। क्या इस बात की कोई सीमा है कि आपकी कल्पना हकीकत को कहां तक ले जाएगी? इलॉन मस्क इसके बारे में शायद नहीं सोचते। उनके फ्यूचर के बारे में जो विजन्स हैं वो किसी भी इमेजिनेशन से परे और काफी इंस्पायरिंग हैं। वो एक साउथ अफ्रीकन इमिग्रेंट थे, एक ऐसे बच्चे जिन्हें सब परेशान करते थे, मगर वो एक सेल्फ मेड CEO बिलियनियर बन गए और एक नहीं बल्कि 5 इंडस्ट्रीज खड़ी की। उन्होंने हमें दिखा दिया कि कुछ ऐसा करो जिसे हम पहले नामुमकिन सा मानते थे। अगर हम उनकी कामयाबियों को देखें तो इस बात में कोई शक नहीं कि इलॉन मस्क सही मायनों में सिलिकॉन वैली की एक सक्सेस स्टोरी है। उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक माना था। उनके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म की कमी नहीं रही। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को करारा जवाब दिया। वो मुश्किल से मुश्किल दिनों में भी लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, इन सभी ने दुनिया पर गहरा असर डाला है। ये टेक बिलियनियर्स तो एक मिसाल हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि हीरोज को भी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ता है और तभी वो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। शुरुआत होती है एक इंडिविजुअल से, उनके सपने और उनके एम्बिशन से, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है और ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क के लिए आसमान भी सीमा नहीं है। उनके लिए कोई सीमा ही नहीं है। देखिए, स्पेस एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड हैं और अगर आप लोगों से पूछें कि इतिहास की सबसे इंस्पायरिंग बात क्या थी, तो बहुत से लोग यही कहेंगे जब इंसान ने चांद पर लैंड किया।